जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है एनईपी 2020 और आरटी एक्ट 2009 पर रहने वाली है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। इससे पहले यदि आपने क्लासेस नहीं लिया है तो जरूर देखें। प्लेलिस्ट में सभी क्लास अवेलेबल है सी टेट से संबंधित, जरूर देखें उन्हें। चलिए आज करते हैं क्वेश्चनों की बात। टॉप 20 क्वेश्चन जो है उनकी बात करते हैं। क्लास नंबर हमारी रहने वाली है 25। चलिए बात करते हैं क्वेश्चनों की। देखिए, बात करिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 क्या सिफारिश करती है? सिफारिश क्या करती है? बात करते हैं। बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। बहुभाषावाद या एक भाषावाद या पाठ्यक्रम का मानकीकरण करना या मूल्यांकन का मानकीकरण करना। यदि बात करें एनईपी 2020 किस बात में बात करती है? बहुभाषावाद बात करती है, यानी एक से ज़्यादा भाषा आनी चाहिए बच्चे को। बात करें एक भाषावाद की, ये बात नहीं करती एक ही भाषा आनी चाहिए, एक ही भाषा हो ऐसा नहीं है। हिंदी भी है, संस्कृत भी है, अंग्रेजी भी है, सब भाषाएँ आती है उसमें। पाठ्यक्रम का मानकीकरण यानी पाठ्यक्रम का मानकीकरण करें। पाठ्यक्रम का मानकीकरण हमें करना नहीं है। यदि आपने टैग वर्डी की क्लासेस देखी है, तो उसमें हमने बताया मानकीकरण करना गलत होता है, कहीं न कहीं वो नेगेटिव होता है। आगे यदि बात करें मूल्यांकन का मानकीकरण, देखिए फिर मानकीकरण आ गया, तो कहीं न कहीं मानकीकरण जो होता है ये गलत होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, इसे हम कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा बहुभाषावाद। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या है? अनुसार ऑप्शन नंबर ए देखेंगे पहले। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, यानी कैसे होते हैं? जो बच्चे को सामग्री दी जा रही है टीचर के द्वारा, टीएलएम जो दी जा रही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो दिया रहा है, तो कहीं न कहीं जो वे उन्हें पढ़ेंगे तो वो निष्क्रिय होती है। नहीं, वे निष्क्रिय नहीं होती, वे सक्रिय होती है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती। देखिए, बच्चे अधिगम को क्या प्राप्त नहीं करते? यदि उन्हें सही से अधिगम कराया जाएगा, उन्हें सिखाया जाएगा, तो कहीं न कहीं अधिगम को प्राप्त करेंगे। आगे समझते हैं सी के बारे में। बच्चे रखने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। आगे बात करते हैं, डी की बात करते हैं। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सक्रिय भूमिका निभाते हैं, कैसी भूमिका निभाते हैं? सक्रिय भूमिका। चलिए इसके आंसर की बात करें तो यदि इसका आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, बच्चे ज्ञान के निर्माण में। देखिए ज्ञान का जब निर्माण कर रहे हैं बच्चे, खुद से ही करके सीख रहे हैं, खुद से अन्वेषण कर रहे हैं, खुद से ही खोज कर रहे हैं, वातावरण के द्वारा या फिर क्लासरूम में या फिर अलग-अलग एक्टिविटी में खुद ही खोज कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वे सक्रिय भूमिका निभाएँ ज्ञान के निर्माण में। चलिए, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब बात करते हैं प्रतिभावान विद्यार्थी, यानी कि जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। जैसे जानकारी को, ये बात कर रहे हैं जानकारी को जल्दी से, मतलब बहुत जल्दी से करते हैं और सही तरीके से उन्हें अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं अपने अंदर। आगे बात करें ऑप्शन नंबर बी की। अपनी आयु से कैसे नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। देखिए असमर्थ होते हैं, ये बात की है इनकी। वे जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं, वे कभी भी जो अपने से नीचे की क्लास होती है, उन्हें कभी क्वेश्चन करने में असमर्थ नहीं होते, एंड वे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आगे बात करें यदि सी की, सरल और आसान कार्य को चुनने की प्रवृत्ति होती है। जो प्रतिभावान विद्यार्थी होंगे वे कभी भी सरल कार्य नहीं चुनेंगे, उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य करने होते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं वे। चलिए आगे बात करते हैं। में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। देखिए सहज समझ तो नहीं होती इनमें। जब प्रतिभावान होंगे तो नए-नए कार्य करेंगे, अलग-अलग कार्य करेंगे। कहीं न कहीं जो सामान्य बच्चे होंगे उनसे अलग डिफरेंट कार्य करेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे। अलग थिंकिंग होगी उनकी क्लास के बच्चों से। तो यदि हम इसके आंसर की बात करें, देखिए जानकारी को जल्दी जल्दी लेते हैं और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। ये सही तरीके से अवशोषित करते हैं जानकारियों को, जल्दी से ग्रहण करते हैं। ये सामान्य बालकों से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग थिंकिंग होती है, अलग तरह से सोचते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी कि एनईपी जो 2020 आपकी पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? देखिए किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? देखिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा। जब बच्चे को हम कुछ भी चीज़ सिखाते हैं, सबसे पहले उस जो बच्चा जो आता है परिवार के माध्यम से क्लासरूम में आता है, तो वो अपनी मातृभाषा लेके आता है। यदि उसे उसकी मातृभाषा में हम शिक्षण करेंगे, तो वो बहुत जल्दी सीखता है, बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से सीखता है और जल्दी से सीखता है। उन्हीं चीज़ों को वो जल्दी से कैच कर लेता है।
तो जब बच्चा जब भी कभी आए क्लासरूम में परिवार से जब क्लासरूम में आता है, तो उसे उसकी मातृभाषा में ही सिखानी चाहिए। उससे वो बहुत जल्दी से सीखता है। तो यदि इसकी बात की जाए इसका आंसर क्या होगा डी का? इसका इसका आंसर क्या होगा 4th का? इसका होगा डी। यानी कि बच्चा अपनी मातृभाषा में सीखता है, घर की भाषा में। घर की भाषा के द्वारा ही लर्निंग सीखता है, वो अधिगम करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु न्यूनतम प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने होते हैं? यानी कि जो शिक्षक हेतु जो प्रति सप्ताह जो कार्य घंटे होते हैं वे कितने होते हैं? आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग बात करते हैं दीदी देखिए 40 होते हैं, 45 होते हैं, 50 होते हैं, 48 होते हैं। यदि इसकी बात की जाए तो इससे कि 45 होते हैं। यदि आपने क्लासेस देखी हैं, प्लेलिस्ट में क्लासेस अवेलेबल हैं, यदि देखें ज़रूर। यदि नहीं देखी हैं तो जब भी देखें। उसमें हमने बताया कि 45 घंटे होते हैं, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? यानी इसका एनईपी जो 2020 इसका केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम देखिए, पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस है आपका वो कठोर होना चाहिए। कठोर नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, जो बच्चों को जल्दी समझ में आए, कठोर नहीं होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन इसका कुछ है नहीं अभी, ये तो होने का नहीं आपका। यदि बात करें बी की भविष्यकता भविष्यकता और शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। आगे बात करते हैं, आगे देख लेते हैं सी की परीक्षा की और उसके लिए सीखना। यानी देखिए परीक्षा के लिए कभी नहीं होता। परीक्षाओं के लिए हमें कभी भी पढ़ना नहीं होता, सीखना नहीं होता। परीक्षाओं के लिए करेंगे तो हमें कभी भी सही से बच्चा सीख नहीं पाएगा, कभी भी समझ नहीं पाएगा उन चीज़ों को, उन तथ्यों को समझ नहीं पाएगा, जो उन्हें पढ़ने हैं, जिसका उसे अध्ययन करना है, जिसका अधिगम करना है। बात यदि करें डी की आकलन के लिए योगात्मक, देखिए योगात्मक आकलन नहीं करते कभी भी हम, बच्चे का सकारात्मक आकलन करते हैं। यदि बात करें बहुविषयकता यानी कि अलग-अलग विषयों के बारे में पढ़ना और शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? देखिए, प्रारंभिक शिक्षा जो हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसका क्या अर्थ होता है? बात करें कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा। यदि प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो कक्षा 1 से वो 8 तक की शिक्षा होती है। तो प्रारंभिक कक्षा की शिक्षा जो होती है 1 से 8 तक की शिक्षा होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? यानी हमें बताना है ये किस पर बल देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 जो है। लचीला, बहुस्तरीय, गति आधारित अधिगम। देखिए, कैसा होना चाहिए जो पाठ्यक्रम होना आपका लचीला होना चाहिए, बहुस्तरीय, अलग-अलग स्तर पर होना चाहिए, गति जिसमें गतिविधियों और आधारित अधिगम होना चाहिए। बच्चों के केवल देखिए यहाँ पर केवल जो आ गया ये कहीं न कहीं नेगेटिव टैग वर्ड है आपका, तो इसकी वजह से संज्ञानात्मक विकास से संबंधित। यदि ये केवल नहीं आता तो आपका ये राइट हो जाता, कहीं न कहीं ठीक है? आपका ये राइट हो जाता। अब यहाँ पर ये जो केवल आ गया इसकी वजह से सारा का सारा नेगेटिव हो गया। आगे यदि बात करें ऑप्शन नंबर सी की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण, देखिए ये मानकीकरण आ गया, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है आपका। आगे यदि बात करें हम बच्चों के स्मरण, ठीक है? स्मरण कौशल के मापन यानी कि स्मरण आ गया यानी कि रटना, तोते की तरह रट्टू तोतों की तरह रटना, उनको याद करना, बार-बार याद करना एक ही चीज़ को, तो कहीं न कहीं वो गलत होगा। बच्चे को हमें कभी भी रटाकर नहीं, उसे समझाकर, उसे वातावरण के द्वारा उदाहरण देकर प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए इसका आंसर यदि बात करें तो लचीलापन और बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए लचीला होना चाहिए जिससे बच्चा अलग से अच्छे से समझ पाए उन चीज़ों को और अपने जो दिमाग में ला पाए उन चीज़ों को। बहुस्तरीय होना चाहिए, अलग-अलग स्तर पर होना चाहिए, अलग-अलग बच्चों के लिए। देखिए, अब बात करते हैं बाल शिक्षा का निःशुल्क और अनिवार्य अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक यानी जो 6 से 8 तक है, विद्यार्थियों के लिए कितने अधिकतम कितनी पैदल दूरी पर विद्यालय स्थापित किया जाएगा? यानी कि जो स्थापित जो आपका विद्यालय की जाए किसके लिए हो? कक्षा 6 से 8 तक के लिए हो। कितनी दूरी पर स्थापित किया जाएगा? यदि बात करें प्रारंभिक कक्षा यानी कि 1 टू 5th की, तो वो कितने पर होता है? वो 1 किलोमीटर पर होता है आपका, 1 किलोमीटर पर होता है।
और यदि कक्षा 6 टू 8 की बात की जाए, ये 1 टू 5 की, ठीक है? और ये 6 टू 8 की बात की जाए, तो ये 2 किलोमीटर पर होता है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ये 2 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 किस पर बल देती है? बात करते हैं इसके बारे में। परीक्षा के लिए पढ़ाना, देखिए परीक्षा के लिए कभी नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को। परीक्षा के लिए पढ़ाएँगे, तो वे सही से सीख नहीं पाएँगे, समझ नहीं पाएँगे, उनके जो दिमाग में ज्ञान है वो विकसित नहीं हो पाएगा कहीं। तो ये कहीं न कहीं गलत हो गया, परीक्षा के लिए पढ़ाना। स्मरण आधारित पढ़ाना, देखिए स्मरण आधारित पढ़ाना यानी कि रट्टू तोते की तरह पढ़ाना, याद करवाना, ये कहीं न कहीं गलत होता है। वेदन और अभ्यास, देखिए एक चीज़ का आप बार-बार अभ्यास करा रहे हैं, वेदन करा रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। टैगवर्ड के द्वारा बात करिए, संप्रत्यय समझ यानी एक कॉन्सेप्ट के द्वारा बनाना। यदि बच्चे को एक कॉन्सेप्ट के द्वारा नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट बनाएँ, उसके लिए अलग विधि से पढ़ाएँ, उसे अलग-अलग कॉन्सेप्ट बताएँ। एक विधि से ना समझे तो दूसरी विधि से समझाएँ, एक तरीके से ना समझे तो अलग-अलग तरीके से समझाएँ बच्चों को। चलिए, इसका यदि बात आंसर की बात कीजिए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यानी कि जो एनईपी 2020 है, किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है? चलिए आगे देखते हैं। और रटकर सीखने की प्रक्रिया, आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, मानकीकरण, चलिए डी से समझते हैं। देखिए मानकीकरण, मानकीकरण स्टैंडर्डाइज़ यानी कि एक ही का मानकीकरण, मानकीकरण कभी नहीं अपनाना है। यदि आपने टैगवर्ड की क्लास देखी है, तो उसमें हमने बताया कि मानकीकरण हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है आपका, तो ये आपका कभी भी सही आंसर नहीं होगा। यदि बात करें पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, देखिए यदि आप बच्चों के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में उनकी वृद्धि कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वे सीख नहीं पाएंगे, ऑथेंटिक तरीके से सीख नहीं पाएंगे, सही से सीख नहीं पाएंगे, और सही से वे समझ भी नहीं पाएंगे। बात यदि करें रट कर सीखना, देखिए रट कर सीखना, रट कर तत्तु रट्टू तोते की तरह याद करना, ये भी गलत होता है। बात यदि करें एक ही, यह सीखना कि कैसे सीखना, देखिए यह सीखना कि कैसे सीख रहे हैं हम, किस प्रकार से सीख रहे हैं, अलग-अलग तरीके से सीख रहे हैं, अलग-अलग वे में सीख रहे हैं। एनवायरनमेंट के द्वारा सीख रहे हैं, क्लासरूम में कुछ एक्टिविटी करके सीख रहे हैं, अलग-अलग एक्टिविटी करके सीख रहे हैं, सहयोगी के साथ सीख रहे हैं, सहपाठी के साथ सीख रहे हैं। तो ये सीखना है कैसे, किस प्रकार हम चीज़ों को सीख सकते हैं वातावरण के द्वारा, चाहे क्लासरूम के द्वारा हो। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं आगे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? देखिए, डैश शिक्षा कैसी होनी चाहिए बताना है। वेदन और अभ्यास पर आधारित, चलिए। अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी, आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। देखिए, यदि बात करें डी से, देखिए ये कह रहा है परीक्षा के लिए सीखना, यानी हम परीक्षा के लिए सीखे, बस हम परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, परीक्षा के लिए पढ़ेंगे और परीक्षा के लिए वैसे हम पढ़ने की नहीं, तो ऐसे कभी बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाता, यानी बच्चा सीख नहीं पाता उन चीज़ों को। यदि हम परीक्षा के लिए ही सीखेंगे, तो हमारा कभी भी हम सीख नहीं पाएंगे उन चीज़ों को, सीखने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, सीखने के लिए हमें कभी जी नहीं करेगा हमारा कभी भी, तो इस तरह से हम नहीं सीख सकते कभी भी। चलिए बात करें आगे, पाठ्य पुस्तक। देखिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, देखिए शिक्षक केंद्रित कभी नहीं होता, बाल केंद्रित होता है, और पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होता। यदि बात करें, देखिए अन्वेषण प्रेरित यानी कि अन्वेषण प्रेरित यानी खोज कर रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें ढूँढ रहे हैं, अलग-अलग डिफरेंट वे में सीख रहे हैं। और खोज उन्मुख यानी बच्चा जो है खुद से ही खोज करके, खुद से ही करके सीख रहा है, खोज करके सीख रहा है। चाहे वो वातावरण के द्वारा हो, द्वारा हो, चाहे वो क्लासरूम में अलग-अलग एक्टिविटी के द्वारा हो, कुछ प्रयोग कर रहा हो, कुछ कार्य कार्य कर रहा है, यानी कि डिफरेंट वे में सोचना, अलग-अलग थिंकिंग। खोज कर रहा है वो, नई-नई खोज कर रहा है, नए-नए आइडियाज़ ला रहा है, क्रिएटिव आइडिया आ रहे हैं उसके, डिफरेंट-डिफरेंट सोच रहा है। तो इसके द्वारा वो उसका जो है, इसके द्वारा जो है शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, इसके द्वारा अच्छी होता है। यदि बात करें वेदन और अभ्यास की, देखिए अभ्यास कराना, बार-बार एक ही चीज़ का उसका अभ्यास कराना, तो कहीं न कहीं ये गलत होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि जो आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है बच्चों को, शिक्षा अधिकार अधिनियम
अधिनियमित किया किया गया है? क्या है? लोकसभा द्वारा किया गया है क्या ये? राज्यसभा द्वारा? भारत की संसद के द्वारा या फिर विधानसभा के द्वारा? यदि इसकी बात की जाए तो इस किसके द्वारा किया गया है? ये ना ही तो लोकसभा द्वारा किया गया है, ना ही राज्यसभा द्वारा किया गया है और ना ही विधानसभा के द्वारा किया है। ये किसके द्वारा किया है? भारत की संसद के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है। केंद्र सरकार ने आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय और धाराएँ दी हैं? यदि बात की जाए तो इसमें कितने अध्याय दिए हैं और कितनी धाराएँ दी हैं आरटी एक्ट 2009 के द्वारा? तो यदि बात करें, देखिए 10 अध्याय दिए गए हैं, 37 धाराएँ दी गई हैं। 7 अध्याय दिए गए हैं, 38 धाराएँ दी हैं। 10 अध्याय दिए गए हैं, 29 धाराएँ दी हैं। 8 अध्याय दिए गए हैं, 35 धाराएँ दी गई हैं। तो यदि इसकी बात करें तो इसमें क्या दिया गया है? 7 अध्याय दिए गए और 38 धाराएँ दी हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई सामग्री यानी कि 360 डिग्री जो बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? देखिए समग्र 360 डिग्री बहुआयामी यानी कि अलग अलग आयामों में योगात्मक आकलन के बारे में कहती है। देखिए योगात्मक आकलन हमें कभी भी नहीं करना बच्चे का। ठीक है। याद बात बात यदि आगे करें बी की, यंत्रवत याद करने की कौशल का आकलन करना, यानी यंत्रवत याद कर रहे हैं, रट्टू तोते की तरह याद करें, जैसे कोई मशीन होती है वो एक ही कार्य बार बार करती रहती है, तो उसी तरीके उसके द्वारा ही आपका करना नहीं, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना है। इसके द्वारा कुछ कौशल का निर्माण नहीं होगा। यदि आप एक ही कार्य बार बार करें, एक ही तरीके से करें, आ रहे अलग अलग नहीं सोच रहे, तो ये कभी नहीं होगा। विद्यार्थी को पेपर पेंसिल, देखिए पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित, देखिए पेपर पेंसिल द्वारा या ये परीक्षा परीक्षा के द्वारा ये कभी भी आपका सही नहीं होता, नेगेटिव होता है। श्रेणियों में बाँटना, देखिए श्रेणियों में बाँटना, अलग-अलग श्रेणियों में बाँट देना बच्चों को, उनको अलगाव कर देना, बाँट देना, तो ये कहीं न कहीं गलत होता है, आपका नेगेटिव जो है वर्ड होता है आपका। ठीक है। आज बात करें यदि डी की, देखिए स्व आकलन यानी खुद से ही आकलन, स्व आकलन करे बच्चे खुद से यदि बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो खुद से ही आकलन करे वो कहाँ गलती कर रहा है। यदि बात करें समसमूह में सीखना, देखिए अब वो किसके साथ सीख रहा है? समसमूह यानी सहपाठी के द्वारा सीख रहा है। सहपाठियों में लर्निंग कर रहा है, उनके विचार विमर्श रख रहा है, उनसे बात कर रहा है, उनसे उनसे इंटरेक्ट कर रहा है। यदि उसे कुछ नई चीज़ आ रही है तो वो टीचर से पूछ रहा है, अपने साथियों से पूछ रहा है। तो इस तरह सीखना इफेक्टिव होता है हमारे लिए, बच्चों के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। देखिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? यह बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? दो एनईपी 2020 जो आपका वो किस पर बल देती है? यदि बात करें अ, संकल्पात्मक समझ यानी कि गैर संदर्भित विषय वस्तु रटकर सीखना या परीक्षाओं के लिए सीखना। यदि बात करें इसकी, देखिए यहाँ पर फिर आ गया परीक्षाओं के लिए सीखना। परीक्षाओं के लिए हमें कभी भी नहीं सीखना चाहिए। हमें सोच समझ बढ़ाने के लिए, अपनी तर्क करने के लिए, सोचने समझने के लिए, क्या उसके कॉन्सेप्ट है, किस तरह से वो सीख सीख सकते हैं हम चीज़ों को, तो उसके लिए सीखना चाहिए हमें भी। इस तरह से कभी नहीं सीख पाते हम। रटकर सीखना, देखिए रटकर कहीं न कहीं आपका ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है, रटकर सीखना। रटकर आप कभी भी नहीं सीख पाते। गैर संदर्भित विषय वस्तु को सीखना, देखिए गैर संदर्भित नहीं, संदर्भित वस्तुओं के संदर्भित करके सीखेंगे हम तो सबसे अच्छा होता है। संदर्भ द्वारा सीखेंगे तो अच्छा होता है। संकल्पनात्मक समझ के द्वारा, यानी कि आप समझ विकसित कर रहे हैं उसमें, कहीं न कहीं आपके अंदर समझ आ रही है, सोचने समझने की क्षमता आ रही है, तर्क कर रहे हैं आप, उन पर निर्णय ले रहे हैं, अलग-अलग तर्क करने की क्षमता आ रही है आपके अंदर, तो इसके द्वारा आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत आरटी एक्ट लागू करने वाला कौन-सा देश बना? यदि बात की जाए तो इसमें कौन-सा देश बना है? भारत आरटी एक्ट 2000 2009 लागू करने वाला कौन-सा देश बना? 135वाँ, 133वाँ, 130वाँ या 138वाँ? यदि इसकी बात की जाए तो ये क्वेश्चन जो होते हैं फैक्ट से रिलेटेड होते हैं। यदि आपने पढ़े होंगे, क्लासेस ली होंगी, तो आप इसका इसका ज़रूर बता सकेंगे। तो यदि इसकी बात करें तो ये जो होता है 135वाँ देश बना भारत। चलिए आगे देखते हैं। आरटी एक्ट 2000
वर्ष में कक्षा 1 से 5 में जो कार्य दिवस होते हैं जो शिक्षक जो है कार्य दिवस करता है बच्चों के प्रति और शिक्षण घंटों के न्यूनतम यानी जो शिक्षण घंटे यानी शिक्षण करता है की संख्या कितनी होती है। यानी कि बच्चा जो जो शिक्षक जो है कार्य करता है और जो बच्चे को जो घंटे प्रोवाइड करता है कितने होते हैं बात करिए 220 कार्य दिवस होते हैं 800 घंटे होते हैं 200 कार्य दिवस होते हैं और 1000 घंटे होते हैं। देखिए 1 से 5 तक की बताना आपको 1 टू 5 के 210 कार्य दिवस होते हैं और 500 घंटे होते हैं 200 कार्य दिवस होते हैं और 800 घंटे होते हैं। यदि बात की जाए इसकी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट डी हो जाएगा। इसमें 200 कार्य दिवस और 800 घंटे होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए अधिगम? कि अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? यदि बात की जाए इसका विषय वस्तु अभिमुखी होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए या व्यवहारात्मक होना चाहिए। यदि बात कीजिए विषय वस्तु अभिमुखी नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्र यानी कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित जो पाठ्य पुस्तक में वही पढ़ा दिया जाए। बस टीचर द्वारा कुछ उसे समझाया ना जाए, कुछ उसे सही से सिखाया ना जाए। जो पाठ्य पुस्तक में वही चीज़ें उसे पढ़ा दी जाए तो इस प्रकार का कभी नहीं होना चाहिए। तो आपका ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। प्रयोगात्मक यानी कि प्रयोगात्मक होना चाहिए यानी कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, अलग-अलग चीज़ें अपना रहे हैं उन्हें, उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, अलग-अलग चीज़ों को ढूँढ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उस पर बेसिस होना चाहिए आपका जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अधिगम जो उस पर बेसिस होना चाहिए। देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 सामान्य बालकों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ये किस अधिकार को सुनिश्चित करता है? यदि बात की जाए 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के बच्चों के लिए। यदि बात की जाए 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो यदि इसकी बात की जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए करता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो प्रदान की जाती है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए की जाती है। यदि डिसेबल बच्चों के लिए बात की जाए तो 6 वर्ष से होती है 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए और यदि सामान्य बालकों के लिए किया जाए तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए की जाती है। चलिए क्लास कैसी लगी बताएँगे? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बताएँगे फीडबैक देंगे अपना। देखिए एक बार और टाइमिंग दिखा देता हूँ मैं आपको। ईवीएस जो आपको 9 बजे पढ़ा रहे हैं अमित सर। वासु सर आपको मैथ जो है 10 बजे पढ़ा रहे हैं। हिंदी क्लास जो है हमारी वो 10-11 बजे चल रही है और सीडीपी क्लास जो आपकी मेरे द्वारा ही चल रही है 12 बजे। और आपके जो प्रैक्टिस सेट जो आपके हो रहे हैं स्टार्ट वो 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। उन्हें ज़रूर देखें, ज़रूर आएँ। चलिए थैंक यू। कैसी लगी क्लास बताएँगे, फीडबैक ज़रूर दें अपना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।